आज हम लोग रिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अ, तो जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, रिग्रेशन एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है जिसमें हम लोग किसी भी कंटिन्यूअस वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक, तो आज इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो रिग्रेशन शुरू करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी भी हैं, उनको भी देखेंगे। बट सबसे पहले एक, क्योंकि ये पहली वीडियो रिग्रेशन की, कुछ चीज़ें हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ऑलरेडी हम लोग काफ़ी बार देख चुके हैं, बट इससे फिर से एक बार चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो रिग्रेशन में क्या करते हैं, हम लोग किसी भी कंटिन्यूअस वैल्यू को प्रेडिक्ट करते हैं। कंटिन्यूअस वैल्यू इन द सेंस जैसे 1.1, 1.2, 1.3 या 1, 2, 3, 4 की कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दो तरह की प्रॉब्लम होती है। एक होती है अगर सुपरवाइज की बात करें तो एक होती है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, एक होती है रिग्रेशन प्रॉब्लम। तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में क्या होता है, जब आउटपुट डोमेन फिक्स होता है, आउटपुट डोमेन फिक्स होता है। जैसे सपोज अगर किसी डेटा सेट में हमें सिर्फ और सिर्फ दो क्लास में प्रिडिक्शन करना हो, जैसे कोई भी अगर सेंटीमेंट हमें दिया गया वो पॉजिटिव सेंटीमेंट है या नेगेटिव सेंटीमेंट है, या दो चीज़ें, या तो उसको हम क्लासिफ किसी भी इंस्टेंस को, आई मीन डेटा इंस्टेंस को हम क्लासीफाई करेंगे पॉजिटिव कैटेगरी में या तो नेगेटिव कैटेगरी में। ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम कर रहे हैं, दो दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर रहे हैं किसी डेटा सेट को। लेकिन सपोज हमारे पास जो आउटपुट डोमेन है, ये जो वाई वाई है, एग्जैक्टली आउटपुट डोमेन है, ये कोई कंटिन्यूअस वैल्यू, कोई फिक्स कैटेगरी ना हो। जैसे हाउस प्राइस प्रिडिक्शन हम लोगों ने देखा था, तो हाउस प्राइस प्रिडिक्शन में अगर हम लोग देखें कि इस हाउस का प्राइस कुछ भी हो सकता है, इस हाउस का प्राइस कुछ भी हो सकता है, इस हाउस का प्राइस कुछ भी हो सकता है, इस हाउस का प्राइस कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ कोई फिक्स कैटेगरी नहीं है कि इन कैटेगरीज में जाएगा। यहाँ पर कुछ भी कंटिन्यूअस वैल्यू हो सकती है, हो सकता है 3.5 मिलियन का हो, ये 4.6 मिलियन का हो, ये 7.8 मिलियन का हो, कुछ भी हो सकता है। कोई भी कंटिन्यूअस वैल्यू, रियल नंबर वैल्यूज हो सकती है। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। ये स्टैटिस्टिक एनालिसिस है एक तरीके की, इसका यूज़ करके हम लोग किसी भी कंटिन्यूअस वैल्यू का प्रेडिक्शन करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और ये इसका डोमेन कुछ भी फिक्स नहीं होगा, इनफाइनाइट डोमेन होगा। जो रिग्रेशन होगा उसका आउटपुट डोमेन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो हम लोगों ने जैसे अभी हाउस प्राइस प्रिडिक्शन लिया है, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर किसी हाउस का एरिया दे दिया गया है और साथ ही साथ उसका प्राइस दे दिया गया है, क्योंकि ये सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है, तो यहाँ पर इनपुट लेवल भी होगा और सॉरी इनपुट भी होगा, और हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। अब इसमें सपोज एरिया अगर हम लोगों ने दे दिया हाउस का, सपोज 50 स्क्वायर फीट या 70 स्क्वायर फीट, 80 स्क्वायर फीट, ये रैंडम वैल्यू ले रहे हैं, कुछ भी हम ले रहे हैं बस। ठीक है, इस तरीके से, और इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट दिया रहेगा। आउटपुट इन द सेंस हर एक हाउस का प्राइस। तो सपोज 5K हो गया, ये 7K हो गया, फिर उसके बाद ये 8K हो गया, 20 है तो 2K हो गया, तो फिर 5K हो गया, 4K हो गया, और 2.3K हो गया। ठीक है, इस तरीके। तो यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं, जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है वैसे वैसे प्राइस बढ़ रहा है। तो कभी भी जब रिग्रेशन की हम लोग बात करते हैं, तो रिग्रेशन में हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब जो आउटपुट वेरिएबल है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कैसे रिलेटेड है, मतलब उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ हम डेटा सेट को देख के बता सकते हैं कि अगर हम लोग एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करें किसको, एरिया को, और वाई एक्सिस पे वाई को प्लॉट करें, तो हमें एक लीनियर रिलेशनशिप बढ़े मिलेगा। मतलब जैसे जैसे हम लोग एरिया बढ़ा रहे हैं हाउस का, वैसे वैसे उसका प्राइस बढ़ रहा है। तो बहुत सारी जगह ऐसा होता है। जैसे जैसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं, अ, जैसे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ता है तो हर एक एम्प्लॉय की सैलरी भी बढ़ती है, तो वहाँ पे एक लीनियर रिलेशनशिप है।
कहीं कहीं जरूरी नहीं है कि लीनियर ही रिलेशनशिप हो, पॉलिनोमियल भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। बस हमें वो रिलेशनशिप पहचानना होता है कि किस तरीके का रिलेशनशिप है डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो आउटपुट का डोमेन है वो कुछ भी हो सकता है, फिक्स नहीं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है रिग्रेशन के थ्रू। अब सॉल्व कैसे करेंगे ये देखेंगे, बट इससे पहले कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, जैसे डेफिनीशन क्या होगी रिग्रेशन की, और टाइप्स क्या होंगे रिग्रेशन के, फिर देखेंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और जैसा कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं पुरानी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं कि रिग्रेशन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है, बट स्टिल हम लोग आज फिर से एक बार देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है, ताकि आगे आप लोगों को कभी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो रिग्रेशन की डिफिनीशन पे हम लोग चलते हैं। हाँ, तो व्हाट इज रिग्रेशन? रिग्रेशन इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक, मतलब ये सुपरवाइज है, इसमें हमारे पास हर एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट होगा, ज़रूर होगा। ठीक है, विच इज़ यूज टू प्रिडिक्ट कंटिन्यूस वैल्यू। यहाँ पर हम लोग किसी भी तरह की कंटिन्यूस वैल्यू का प्रिडिक्शन करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस वैल्यू का ही प्रिडिक्शन कर सकते हैं, हम लोग डिस्क्रीट वैल्यू का भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू का भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। बट यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है कि आप कंटिन्यूस वैल्यू का प्रिडिक्शन क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम से नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ रिग्रेशन से कर सकते हैं। डिस्क्रीट से भी कर सकते हैं, हम लोग एक एल्गोरिदम ऐसा पढ़ेंगे भी जिसमें डिस्क्रीट वैल्यू का डिस्क्रीट वैल्यू प्रिडिक्ट की गई है, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, वहां पर हम लोग डिस्क्रीट वैल्यू का प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। The ultimate goal of regression algorithm is to plot a best fit line or a curve between the data। इसका मीनिंग ये है कि हम लोग जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जो बेस्ट फिट लाइन है उसका यही मतलब है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने ये एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पर अगर इन दोनों को हम लोग प्लॉट करें, डेटा पॉइंट को प्लॉट करें, तो अगर ये 1 1 के इंटरवल पे सपोज, और ये भी 1 1 के इंटरवल पे रख देते हैं, आई मीन 50 50 के अंदर 10 10 के इंटरवल पे हमारा ये है, तो ये हो जाएगा 20 30 40 50 60 इस तरीके से। अब हर एक डेटा पॉइंट को जब प्लॉट करेंगे तो देखेंगे रिलेशनशिप कैसा होगा। जैसे यहाँ लिख लेते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, 20 30 40 50 60 70 80 और कर लेते हैं, क्योंकि 80 भी है हम लोग के डेटा सेट में। और इधर भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, तो 5 के 2.3 केसेस, सॉरी 2 के से स्टार्ट है, 2 के 3 के 4 के 5 के 6 के अगेन 7 के, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो 80 वाली को हम लोग नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, ओके ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। और 8, ठीक है, लाइन को हम लोग थोड़ा सा और लार्ज कर लेते हैं, 80 70। तो एक एक डेटा पॉइंट को प्लॉट करते हैं हम लोग, 55 के 55 के समवेयर अराउंड दिस, 77 के 77 के 88 के 88 के, फिर उसके बाद 22 के 50 अगेन रिपीट हो रहा है, 40 दिस 23 23 somewhere around this, and yes.
तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, अगर एक कोई बेस्ट फिट लाइन इसमें से हम लोग कोई चूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो आई मीन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो ये बेस्ट फिट नहीं होगी इन डेटा पॉइंट में, ये भी बेस्ट फिट नहीं होगी इन डेटा पॉइंट में, कौन सी होगी, ये बेस्ट फिट होगी इस पूरे डेटा सेट पे। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल मॉडल होगा वो यही लाइन होगी। रिग्रेशन में हम लोग यही कोशिश करते हैं कि एक ऐसी बेस्ट फिट लाइन चूज़ करें जिसमें ये डेटा पॉइंट है, जो इनपुट डेटा पॉइंट है, वो बेस्ट फिट हो जाए, और इसी की मदद से अब आउटपुट का प्रेडिक्शन करेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो सपोज कोई क्वेरी आई 3.3 के की, 3 पॉइंट सॉरी सपोज 35 स्क्वायर फीट का कोई एरिया है, 35 स्क्वायर फीट, तो उसका प्राइस हमें प्रिडिक्शन करना होगा। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 35 कहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर कहीं लाई करेगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इसे किसी पॉइंट पे कट करेगा, हमारी जो हाइपोथेसिस हमारे मॉडल को कहीं कट करेगा। अब जहाँ पर भी कट करेगा वहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे वाई एक्सिस पे, और यही इसका एक्सपेक्टेड प्राइस हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग किसी भी तरह की क्वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 35 अगर है तो 35 या 37 के अराउंड जो है उसका प्राइस होगा, अगर किसी पर्टिकुलर प्लॉट का एरिया, हाउस का एरिया 35 स्क्वायर फीट है तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रिग्रेशन में प्रिडिक्शन करते हैं किसी भी क्वेरी का विद द हेल्प ऑफ दिस बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें हम लोग देखते हैं। एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको भी समझते हैं। ठीक है, टेक्निकल डेफिनेशन, रिग्रेशन एनालिसिस इज अ सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड used for estimation of relationship between dependent variable and one or more independent variable। मतलब क्या, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में हम लोग रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। बट यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है, वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो हम लोगों ने अभी एक फीचर लिया है, एक के अलावा 10 फीचर भी हो सकते हैं, 5 फीचर भी हो सकते हैं, कितने भी फीचर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर एरिया दिया गया है, एक और फीचर ऐड कर दीजिए, नंबर ऑफ बेडरूम्स, तो जितने ज़्यादा बेडरूम होंगे उस हिसाब से प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, मल्टी स्टोरी, कितने स्टोरी ये वो पर्टिकुलर हाउस है या प्लॉट, आई मीन अगर प्लॉट कह रहे हैं तो उसमें तो हाउस तो होगा नहीं। तो अगर सिर्फ हाउस प्राइस प्रिडिक्शन अगर हम मान लें इसको, तो हाउस प्राइस प्रिडिक्शन में मल्टी स्टोरी के हिसाब से भी उसका जो है चार्ज बढ़ेगा, हाउस का चार्ज बढ़ेगा, नंबर ऑफ बेडरूम के हिसाब से चार्ज बढ़ेगा, नंबर ऑफ किचन के हिसाब से चार्ज बढ़ेगा। तो वो मल्टीपल फीचर हो सकते हैं, तो हर एक फीचर को कंसीडर करते हुए फिर जाके प्राइस का प्रिडिक्शन करेंगे। यहाँ पर हम लोग सिंगल फीचर लेके चल रहे हैं, सिंगल फीचर लेके चल रहे हैं और फिर प्राइस का प्रिडिक्शन कर रहे हैं। इसको बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन, इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसको कभी कभी बोलते हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्ड एल्गोरिदम भी बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एल्गोरिदम या फिर लीनियर लीस्ट स्क्वायर एल्गोरिदम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी डेफिनेशन में। इट कैन यूटिलाइज टू एक्सेस द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल एंड फॉर मॉडलिंग द फ्यूचर रिलेशनशिप बिटवीन देम। इसमें हम क्या करते हैं, उस रिलेशनशिप का ही यूटिलाइज करते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में होता है, और उसी के बेसिस पे फ्यूचर में हम लोग किसी क्वेरी का प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस इंक्लूड सेवरल वेरिएशन सच एज लीनियर मल्टीपल, मतलब लीनियर रिग्रेशन के बहुत सारे एल्गोरिदम है। आई मीन लीनियर नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिग्रेशन की बात करें तो रिग्रेशन के बहुत सारे वेरिएशन है, मतलब बहुत सारे एल्गोरिदम है। उन सबको अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, जितने भी एल्गोरिदम है ऑलमोस्ट है तो बहुत सारे, आई मीन मोर देन 15-20 होंगे, लेकिन जो कॉमन है, जो सब में कॉमन है, जो हर जगह पूछे जाते हैं, वही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो रिग्रेशन एनालिसिस में कुछ एजम्पशंस भी होते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या एजम्पशन होते हैं। कि जब भी हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस करने जाएंगे तो ये चीज़ें हम मान के चलेंगे। पहला क्या है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल शो अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द स्लोप एंड द इंटरसेप्ट। अब जब लीनियर रिग्रेशन की हम लोग बात करेंगे उस केस में हम ये मान के चलेंगे कि उनके बीच में कोई किसी भी तरह की लीनियर रिलेशनशिप है। पॉलिनोमियल अगर हमारा आई मीन एल्गोरिदम है, पॉलिनोमियल रिग्रेसर है, तो हम ये मान के चलेंगे उनके बीच में एक पॉलिनोमियल रिलेशनशिप है।
ठीक है। आ, इसी तरीके से लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करेंगे तो उसमें लॉजिस्टिक रिलेशनशिप है उसमें, आई मीन जो स्टोकास्टिक फंक्शन हम लोग यूज करते हैं वो एक रिलेशनशिप है उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद आई मीन सॉरी, स्टोकास्टिक नहीं, उसको बोलते हैं सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है। स्टोकास्टिक नहीं, सिग्मॉइड, वो गलती से निकल गया। द वैल्यू ऑफ रेजिडुअल एरर इज 0। अब रेजिडुअल एरर हम लोग ऑलरेडी पिछली क्लासेस में हम लोगों ने देखा है। हम लोग क्या करते हैं, उस रेजिडुअल एरर को ही हम लोग मिनिमाइज करने की कोशिश। ओके, एक पॉइंट छूट गया, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट रैंडम। इंडिपेंडेंट वेरिएबल रैंडम नहीं होंगे, ठीक है। ओके, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक काम करते हैं, ये चीज़ें असल में यहाँ पर कुछ टेक्निकल चीज़ें यूज हुई हैं जो आपको अभी नहीं समझ में आएगा। शुरू करते हैं रिग्रेशन, उसमें एक एक टर्म को हम लोग समझेंगे और वहीं पर ये इन एजम्पशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिग्रेशन की। तो रिग्रेशन के वैसे बहुत सारे टाइप होते हैं, बट स्टिल हम लोग यहाँ पर 9 टाइप या 10 टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, किसमें, फीचर सिलेक्शन में। लासो भी कवर कर चुके हैं हम लोग, लीनियर भी कवर कर चुके हैं वैसे। तो हम यहाँ पर लीनियर और मल्टी लीनियर रिग्रेशन के बारे में थोड़ी डिटेल में बताएंगे, बट रिज रिग्रेशन, लासो रिग्रेशन में हम लोग सफिशिएंट पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर, बेसियल लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री रिग्रेशन, इसी तरीके से रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर है। तो काफ़ी सारे रिग्रेशन एल्गोरिदम है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। ऑलमोस्ट ये 4 हम लोग पढ़ चुके हैं, बट स्टिल ये 2 हम लोग फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इन डेप्थ में जाएंगे और जो चीज़ें छूट गई थी लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल में, वो यहाँ पर कवर कर लेंगे। और वही सेम चीज़ कॉमन है रिज और लासो रिग्रेशन। तो अगर रिज रिग्रेशन, लासो रिग्रेशन में कोई कंफ्यूजन होगा तो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, बट स्टिल हम लोग अभी लीनियर रिग्रेशन से शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों को कौन सा रिग्रेशन मॉडल यूज़ करना चाहिए। ठीक है, हर एक एल्गोरिदम की अपनी अपनी एक खास बात है। ऐसा नहीं कि कोई भी रिग्रेशन प्रॉब्लम उठाई हम लोगों ने और बिना चेक किए लीनियर रिग्रेशन लगा दिया या लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा दिया या बेसियन रिग्रेशन लगा दिया, ऐसा नहीं है। चीज़ों को देख के तब जाके हम लोगों को करना है। जैसे अगर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में पॉलिनोमियल रिलेशनशिप है तो लीनियर रिलेशनशिप, सॉरी, लीनियर रिग्रेशन वहाँ काम नहीं करेगा, तो पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज होगा। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है तो लीनियर रिलेशनशिप के लिए हम लोग लीनियर रिग्रेशन या मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूज करेंगे, ठीक है। मल्टीपल फीचर है अगर हमारे डेटा सेट में तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूज करेंगे। रिज रिग्रेशन, लासो रिग्रेशन, हम लोग अगर सपोज हम चाहते हैं कि कुछ फीचर हमारे श्रिंक हो जाए जीरो पे, मतलब कुछ फीचर रिमूव हो जाए, तो लासो रिग्रेशन का यूज करेंगे, ठीक है। बेसियन, लॉजिस्टिक, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, सबका एडवांटेज हम लोग एक एक एल्गोरिदम के साथ देखते चलेंगे, ठीक। तो यहाँ पर डेटा की एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, बिना डेटा की एनालिसिस किए कोई भी एल्गोरिदम उठा के नहीं यूज़ कर लेना है। आपको प्लॉट करना है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को आपको प्लॉट करना है, स्कैटर प्लॉट करके देखिए कि कौन सा एल्गोरिदम सही बैठ रहा है, ठीक है। फिर उसको फिर उसी रिग्रेशन एल्गोरिदम को यूज़ करना है, ठीक। तो नेक्स्ट यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनको भी हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं और फिर चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। लीनियर मॉडल्स आर मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टू यूज़। ज़्यादातर लोग लीनियर मॉडल को यूज़ करके रिग्रेशन करते हैं, जो कि सही नहीं है, एक तरीके से माना जाए वो सही नहीं है। डेटा को देखना ज़रूरी है, ठीक है। इफ़ यू हैव कंटिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल, लीनियर रिग्रेशन इज प्रोबेबली द फर्स्ट टाइप यू शुड कंसीडर। अगर डिपेंडेंट है, लीनियर रिलेशनशिप है, तब लीनियर रिग्रेशन आप यूज़ करिए, अदरवाइज जैसा डेटा है उस हिसाब से रिग्रेशन एल्गोरिथम यूज़ करिए। If the dependent variable is continuous and your model has collinearity or lot of independent variable, you can try for example ridge and lasso regression। तो इसका मतलब क्या है, जब हमारे पास एक या एक से ज़्यादा फीचर हो और कुछ फीचर के बीच में कोलिनियरिटी हो, आई मीन सिमिलैरिटी, किसी तरह की कोई सिमिलैरिटी हो, तो उस केस में क्या चाहिए कि आ, ऐसे ऐसे फीचर जो ऑलमोस्ट कॉमन है, मतलब सेम रिलेशनशिप है दोनों के बीच में,
तो उनमें से एक ड्रॉप हो जाए, ऐसा हम लोगों को करना चाहिए। तो उस केस में हम लोग को रिज या लासो रिग्रेशन यूज़ कर लेना चाहिए, ठीक है। if you are working with categorical data, you can try Poisson, quasi Poisson and negative binomial regression। ये भी कुछ एल्गोरिदम है जो कि रिग्रेशन एल्गोरिदम ही है, बट बहुत ही रेयर यूज होते हैं। अगर कैटेगरिकल डेटा है आपके पास तो आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर सकते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन अच्छा माना जाता है, ठीक है। वो हम लोग पढ़ेंगे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक। To avoid overfitting, we can use cross-validation method to evaluate the model. Ridge, lasso, and elastic net regression technique can be used to correct overfitting. अब जब हम लोग रिग्रेशन पढ़ेंगे, रिग्रेशन पढ़ने के बाद हम कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जिनमें ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें दूर करना रहता है थ्रू आउट अपने रिग्रेशन में, ठीक है। अपने ट्रेनिंग में उसको दूर करना होता है, अदरवाइज मॉडल जनरलाइज नहीं हो पाता है। मॉडल के जनरलाइज होने का मतलब ये होता है कि सपोज हमने एक्स, कोई एक्स डेटा है, एक्स डेटा से मॉडल को हमने ट्रेन किया। अब अगर वही मॉडल किसी दूसरे डेटा, सपोज x2 डेटा है, कहीं से बाहर से आया, ठीक है, x2 डेटा पे अच्छा रिजल्ट दे रहा है, एक्यूरेसी अच्छी दे रही है, मतलब ऐसे डेटा जिसको मॉडल ने कभी नहीं देखा है उस पर भी अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है मॉडल, तो उसको बोलते हैं जनरलाइज मॉडल। मतलब क्या, वो जिस जिस डेटा को उसने देखा है मॉडल ने, आई I मीन जिस डेटा से वो ट्रेन हुआ है उस पर तो अच्छी एक्यूरेसी दे रहा है, बट जिससे ट्रेन नहीं भी हुआ है, ट्रेन होने के बाद वो दूसरे डेटा सेट पे भी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन, मतलब किसी भी डेटा पे वो अच्छा रिजल्ट देगा, इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन, मॉडल जनरलाइजेशन। मतलब वो हर एक डेटा सेट पे अच्छी एक्यूरेसी देगा, ऐसा नहीं कि x2 पे अच्छी दे रहा है x3 पे खराब देगा, फिर x4 पे सही देगा, फिर x5 पे गलत देगा। हाँ, डेटा पे भी हमें ध्यान देना है, ऐसा नहीं कुछ भी रैंडम डेटा उठा के हम लोगों ने पुट कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब सिमिलर डेटा, हाउस का ही, अगर हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का हम लोगों ने डेटा सेट अगर यूज कर, सॉरी, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन के डेटा सेट से अगर हम लोगों ने मॉडल को ट्रेन किया, तो हाउस प्राइस प्रिडिक्शन ही मॉडल से करें तो ही बेहतर होगा। पता लगा हम कुछ और प्रिडिक्शन करने लगे, रिग्रेशन में हम लोग कैंसर का प्रिडिक्शन करने लगे, या आई मीन सीवियरिटी लेवल का प्रिडिक्शन करने लगे, कैंसर कितना सीवियर है कितना नहीं, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। हाउस प्राइस प्रिडिक्शन के लिए मॉडल ट्रेन किया तो हाउस प्राइस प्रिडिक्शन ही हम लोग अप्लाई करेंगे। हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट सिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट हो, है ना। जैसे कभी सपोज हम लोग इलाहाबाद के लिए टेस्ट कर रहे हैं, कभी लखनऊ के लिए कर रहे हैं, कभी किसी के लिए कर रहे हैं, कभी किसी के लिए कर रहे हैं, है ना। तो वैसे ये इसमें भी वैरी करेगा, जब हम लोग सिटी चेंज करेंगे इवन तब भी वैरी करेगा, बट ओवरऑल हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जिस पर्पस के लिए मॉडल को डिजाइन किया गया है उसी पर्पस के लिए हम लोग मॉडल को टेस्ट करेंगे, किसी रैंडम पर्पस से। नेक्स्ट है ट्राई सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन व्हेन यू हैव नॉन लीनियर मॉडल। कभी कभी ऐसा होता है कि जो डेटा सेट में कोई रिलेशनशिप नहीं मिलती है, तो उस केस में हम यूज कर सकते हैं सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जितने मॉडल हम लोगों ने लिखे हैं सबका हम लोगों ने पर्पस देख लिया, कब कौन सा मॉडल यूज करना चाहिए। इवन ये चीज़ें और क्लियर होंगी जब हम लोग एक एक मॉडल देखेंगे, एक एक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, तब ये चीज़ें और क्लियर होंगी। तो मोस्ट प्रोबली ये 10 डेज ले जाएगा, ये रिग्रेशन कंप्लीट होने में ऑलमोस्ट 10 डेज लगेंगे, और भी ज़्यादा लग सकते हैं, क्योंकि रिग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं है, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि आप लोग को आनी चाहिए, अदरवाइज रिग्रेशन में कुछ नहीं पता चलेगा। फिर उसके बाद आपको परफॉर्मेंस मेजर्स देखने हैं कि कौन कौन से परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं रिग्रेशन में। इसके बाद आप लोग को एक चीज़ और देखनी है, कौन कौन से लॉस फंक्शंस होते हैं रिग्रेशन में, किस किस लॉस फंक्शन का यूज़ कब करना चाहिए ये भी देखना है। तो मे बी 10 डेज से ज़्यादा जा सकता है। तो रिग्रेशन कंप्लीट होने में मोस्ट प्रॉब्ली मान के चलते हैं 15 डेज लगेंगे। इसी तरीके से क्लासिफिकेशन में भी हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। और क्लस्टरिंग में भी, क्लस्टरिंग में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 डेज में वो कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी बाकी हम लोग का क्या बचा है, री इन्फोर्समेंट लर्निंग और एसोसिएशन डायमेंशन रिडक्शन हम लोग देख चुके हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो ये छोटे से टॉपिक हैं, इनको हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे, तो मशीन लर्निंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा हम लोग सोच रहे थे कि परफॉर्मेंस मेजर्स हम लोग कैसे वो मेजर करेंगे, तो हम लोग लास्ट में ना पढ़ के इन्हीं एल्गोरिदम के साथ पढ़ेंगे।
कैसे एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है, कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाता है एल्गोरिदम को, ट्यून कैसे किया जाता है पैरामीटर को, सारी चीज़ें एक साथ पढ़ते चलेंगे। इसके लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़नी पड़ेंगी, बेशक पढ़नी पड़ेंगी, धीरे धीरे उन टर्मिनोलॉजी को भी पढ़ते चलेंगे। जैसे अभी अभी एक टर्म आया था, क्रॉस वैलिडेशन क्या होता है ना। तो जब तक क्रॉस वैलिडेशन नहीं पता होगा तो परफॉर्मेंस मेजर नहीं पता होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक काम करते हैं, हम लीनियर रिग्रेशन से स्टार्ट करते हैं, और जब ये कंप्लीट होगा उसके बाद परफॉर्मेंस मेजर्स देखेंगे, और साथ ही साथ कुछ और टर्मिनोलॉजी है, जैसे डिस्टेंस, मतलब किस किस तरीके की डिस्टेंस होती है। काफ़ी तरह की डिस्टेंस यहाँ पर होती है मशीन लर्निंग में, जैसे यूक्लिडियन डिस्टेंस, मैनहट्टन डिस्टेंस, क्वास्की डिस्टेंस, फिर उसके बाद आपका कोसाइन डिस्टेंस, ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग लीनियर रिग्रेशन से। लीनियर रिग्रेशन हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ देखी लीनियर रिग्रेशन में। हमें ये पता चला कि हमें एक बेस्ट फिट लाइन खोजनी है लीनियर रिग्रेशन में, जो कि पूरे डेटा सेट को कवर कर रहा हो। ठीक है, हमारा जो मेजर टास्क होता है वो ये होता है। तो इसी एल्गोरिदम में अगर हम लोग देखें तो ये हमारा मॉडल है, फाइनल मॉडल हमारा ये है। ठीक है, तो क्योंकि ये एक सिंगल लाइन है तो इसकी कोई इक्वेशन होगी। इसकी इक्वेशन लेट्स से y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। क्या है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन होगी इस लाइन की। हम लोग लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हमारा मोटो क्या है कि ये जो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, इसको बेस्ट फिट करना है इस पूरे डेटा सेट पे, है ना। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग तो ये विजुलाइज कर पा रहे हैं कि यही बेस्ट फिट लाइन होगी, बट कंप्यूटर नहीं विजुलाइज कर सकता है। तो कंप्यूटर विजुलाइज नहीं कर सकता, इसके लिए वो क्या करेगा, कोई भी एक रैंडम वैल्यू ड्रॉ करेगा। ठीक है, बेसिकली हमारा जो चैलेंज है वो क्या है कि ऑप्टिमम एम और सी की वैल्यू फाइंड आउट करना। इस इक्वेशन में दो ही चीज है जिसको जो वेरी करेगा, एक होगा एम और एक होगा सी। इन्हीं दो की वैल्यू के लिए हमारा ये इक्वेशन क्या होगा, बेस्ट फिट होगा। ठीक है, इन डेटा सेट पे, मतलब किसी किसी ना किसी एम और सी के लिए ये लाइन इस डेटा सेट पे बेस्ट फिट होगी। ठीक है, तो हम लोग फिर से शुरू से करते हैं, इस चीज को कैसे बेस्ट फिट होगा ये देखते हैं। तो फिर से डेटा पॉइंट हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से डेटा पॉइंट। ठीक है, अब इन डेटा पॉइंट पे एक बेस्ट फिट लाइन हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक मैक्सिमम एम के साथ हम लोग सपोज एक लाइन का इनिशिएशन करते हैं। सपोज सी की वैल्यू हम ले लेते हैं, सपोज दिस वन। ठीक है, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं सी की वैल्यू। तो हम लोग किसी एक एम की वैल्यू चूज करेंगे, सपोज हमने एम की वैल्यू ये चूज की। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एम की वैल्यू चूज करने के बाद हम लोग इस m के लिए एरर का कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे, एरर का कैलकुलेशन, कि अगर हमारी हाइपोथेसिस ये है तो उस केस में हमारा जो एरर है वो कितना होगा। ठीक है, तो एरर कैसे फाइंड आउट होगी, जाहिर सी बात है कि 20 के लिए हमारे ओरिजिनल डेटा सेट में 2 के वैल्यू है। अब हमारा मॉडल क्या बता रहा है कि अगर 20 वैल्यू है तो उस केस में हमारा जो एरर है वो क्या है, हमारी कहीं आगे जाके ये कट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू क्या है हमारी, सॉरी, एक्चुअल वैल्यू है 2k, और जबकि प्रिडिक्टेड वैल्यू बहुत कहीं आगे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये लाइन तो नहीं हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, m की वैल्यू को चेंज करेंगे। ये जो एंगल है, जो यहाँ पर ये जो c की वैल्यू ये है, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला एंगल हो जाएगी, ये वाला। ठीक है, ये एंगल। ठीक, अब m की वैल्यू को हम चेंज करेंगे, घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग कुछ रिड्यूस करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया m की वैल्यू। अब नई m की वैल्यू ये हो गई, मतलब हमने m की वैल्यू अब थोड़ी सी रिड्यूस की है।
ये वाले m की वैल्यू अब रिड्यूस की है, ठीक है। अब कैसे रिड्यूस करेंगे इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो रिडक्शन हो रहा है किसी कांस्टेंट वैल्यू से हो रहा है या किसी वेरिएबल वैल्यू से हो रहा है, किस वैल्यू से हो रहा है और वो वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बट पहले रिग्रेशन देख लेते हैं। फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर लाइन के लिए हम लोग एरर का कैलकुलेशन करेंगे। मतलब क्या, ये एरर हो गई इस पॉइंट के लिए, ठीक है। मतलब एक्चुअल में जो इस पॉइंट के लिए y की वैल्यू थी 2 के थी और ये प्रिडिक्ट करा समवेयर अराउंड 4.8 के 4.8 के प्रिडिक्शन करा। इसी तरीके से इस पॉइंट के लिए एरर निकालेंगे। इस पॉइंट का जो एक्चुअल वैल्यू थी वो क्या थी 2.3 के और ये प्रिडिक्ट क्या कर रहा है ऑलमोस्ट 5.7 के, ठीक है। इसी तरीके से इस पॉइंट के लिए एरर निकालेंगे तो आगे कहीं जाके ये कट करेगा। तो इसमें भी एरर बहुत आ रही है, तो ये लाइन भी हम लोग नहीं चूज कर सकते, आई मीन ये मॉडल भी हम लोग नहीं चूज कर सकते। अब दूसरी लाइन हम लोग चूज करेंगे, लेट्स से दिस वन, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ये एंगल हम लोग बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। अब ये कैसे बढ़ रहा है इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इस पे हम लोग एरर का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी एरर आई है वो अब की बार देखो कम आई है। अब की बार सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेके इतना हुआ है। इस पॉइंट के लिए एरर ये और ये। अब इस एरर को हम हर बार एरर को हम लोग स्टोर करते चलते हैं कि प्रीवियस इटरेशन में कितनी एरर थी। अगर इस वाले इटरेशन में जो एरर थी उन सब का सम इस वाले इटरेशन में जो एरर आई है उनके सम के उनके सम से कम है, आई मीन इसका एरर कम है इससे, तो हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब m की वैल्यू को हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। रिड्यूस करके हम लोग सही कर रहे हैं, ठीक। इसी तरीके से फिर m की वैल्यू को और रिड्यूस करेंगे हम लोग। तो इस तरीके से एक बेस्ट फिट हमें लाइन एंड में मिलेगी। अब क्योंकि हम लोगों को हमारे एल्गोरिथम में हमें पता चल रहा है कि m की वैल्यू जैसे जैसे रिड्यूस करते जा रहे हैं वैसे वैसे एरर हमारी घटते जा रही है। तो अब की बार एरर कितनी रह गई होगी, इतनी, ये एरर, ठीक है। बस इतनी एरर रह गई होगी, इसके अलावा एरर नहीं है, ठीक है। तो अब और कम हो गई तो हमें हमें लगेगा कि नहीं अभी भी m की वैल्यू और घटानी चाहिए, तो m की वैल्यू और घटा देंगे हम लोग, ठीक है। तो m की वैल्यू और घटाते हैं। अब देखो एरर और बढ़ गई, अब एरर बढ़ गई, अब एरर ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, इतनी एरर हो गई है, ठीक है। हर एक पॉइंट से हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि एक्चुअल वैल्यू ये थी और प्रिडिक्ट क्या कर रहा है, ये वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगेन अब हमें पता चला कि m की वैल्यू अब बढ़ाना नहीं, अब क्या करना है, हमें घटाना है। लेकिन अब हम लोग किसी दूसरे रेशियो से घटाना शुरू करेंगे। अगर सपोज अभी 5 से इंक्रीमेंट कर रहे थे, अब 4 से डिक्रीमेंट करना शुरू करेंगे। सॉरी, 5 से डिक्रीमेंट कर रहे थे, अब 4 से इंक्रीमेंट करना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद आ, हम लोग फिर इस डेटा पॉइंट के क्लोज पहुंच जाएंगे, ठीक है। डेटा पॉइंट के बाद क्लोज पहुंच जाएंगे और फिर उसके बाद जब हम लोग क्या करेंगे, इटरेशन इस तरीके से घटाते और बढ़ाते रहेंगे, समझ रहे हो। मतलब जैसे अभी फिलहाल ये मिल गई, सपोज ये वाली लाइन ना मिली होती है हमें, लेट्स से ये वाली लाइन मिली होती, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग और 5 से इंक्रीमेंट किए होते तो फिर ये वाली लाइन मिली होती। अब इसमें हमें पता चला कि अब एरर और बढ़ गई क्योंकि इससे इसकी जो एरर होगी वो इससे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगेन हम लोग अब इंक्रीमेंट करना शुरू करेंगे m की वैल्यू, लेकिन अब की बार 4 से इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। अब 4 से इंक्रीमेंट किया, पता चला एरर हमारी कुछ कम हुई है। फिर इंक्रीमेंट करेंगे हम लोग 4 से, तो 4 से इंक्रीमेंट किया, सपोज अभी आया, अब फिर एरर हमारी बढ़ गई है। अब इस वाली लाइन से तो एरर ज़्यादा है, ठीक है। इस वाले में देखो, इस वाली लाइन में एरर इस पॉइंट के लिए इतना है और इस वाले में एरर इतनी है। इसी तरीके से हर एक पॉइंट में बढ़ेगी। तो अब हमें फिर पता चला, फिर हमें इंक्रीमेंट नहीं करना है, क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है। तो अब 3 से डिक्रीमेंट करेंगे। तो अब पहले हम लोगों ने ये डिक्रीमेंट किया, ठीक है। इसको कलर चेंज कर देते हैं, ठीक। अब इस वाली लाइन से कंपेयर करेंगे कि इससे हमारी एरर लेस है, तो इससे तो लेस है, ठीक आ रहे हैं हम लोग। तो अगेन हम लोग 3 के इंक्रीमेंट करेंगे। तो 3 का इंक्रीमेंट किया, अगेन हमारी एरर अब इस वाली लाइन से थोड़ा सा एरर अब इस वाले मॉडल में या हाइपोथेसिस में बढ़ गई होगी। तो हम दो के आई मीन अब की बार हम लोग 2 का इंक्रीमेंट करेंगे। फिर
2 का इंक्रीमेंट करेंगे, फिर उसके बाद अगेन हमें पता चला कि हाँ ठीक जा रहे हैं, तो फिर से हम 2 का इंक्रीमेंट कर देंगे, लेकिन हमें फिर पता चलेगा कि नहीं, अब इंक्रीमेंट नहीं करना, डिक्रीमेंट करना है। तो इस तरीके से ये जिगजैग करता हुआ ऐसे इस तरीके से जैसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ 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 यहाँ, इस तरीके से जिगजैग करता हुआ ये बेस्ट फिट हो जाएगा हमारे डेटा सेट में। ठीक है, बेस्ट फिट हो जाएगी लाइन। अब ये जो हम लोग देख रहे हैं कि कभी 5 से कर रहा है, कभी 4 से, 3 से, 2 से, किस ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है ये कैसे निकल के आ रहा है, एम की वैल्यू कौन डिसाइड कर रहा है कि एम की वैल्यू को कितने से बढ़ाना है, कितने से घटाना है। तो इसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर एल्गोरिथम है जिसको बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम है, उसके बेसिस पे इसका कैलकुलेशन होता है। फिलहाल ग्रेडियंट डिसेंट की हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्रेडियंट डिसेंट क्या चीज़ है। तो ग्रेडियंट डिसेंट को समझने से पहले कुछ चीज़ें और हमें समझनी पड़ेगी कि हम जो लॉस कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, लॉस का जो कैलकुलेशन कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। तो हम लोगों के पास कुछ डेटा पॉइंट है, अब रैंडम ड्रॉ कर दे रहे हैं हम लोग डेटा पॉइंट। कुछ इस तरीके सपोज हमारे पास डेटा पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले एक हाइपोथेसिस ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से, एरर कैलकुलेट कर रहे हैं। एरर हमारी एग्जैक्टली क्या होगी पहले हम लोग ये मेजर करते हैं, ठीक है। अगर इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एक काम करते हैं क्योंकि हमारा ये x और y यहाँ पर है, x ये है, x ये है और y ये है, ठीक है। तो एक काम करते हैं यहाँ पर y ना लेके हम लोग y कैप ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि y ऑलरेडी यहाँ पर यूज हो रखा है, एक्चुअल में y ये है, इसको बोलते हैं y कैप, ठीक है। इसको हम लोग y कैप कर लेते हैं जो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, y कैप इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक। तो y कैप इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, हमारा जो अभी अभी हम लोगों ने हाइपोथेसिस ड्रॉ की है उसको हम लोग बोल रहे हैं y कैप इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर m एंड c, ठीक। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एरर कैलकुलेट करेंगे, तो एरर एग्जैक्टली क्या होगी, एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू मतलब क्या है, जो y की वैल्यू है माइनस जो प्रिडिक्ट करी गई है y कैप इस वाली इक्वेशन के थ्रू। तो y कैप की वैल्यू अगर ये निकल के आई है तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी प्रिडिक्टेड वैल्यू। इसी तरीके से इस पॉइंट के लिए ये प्रिडिक्टेड वैल्यू y कैप क्या है, सॉरी y ओरिजिनल क्या है हमारी 2.3 के लिए 2 सॉरी 23 के लिए 2.3 है, 2.3 ये है, और प्रिडिक्ट कितना कर रहा है वो ये कर रहा है। तो हमारी अगर हम लोग एरर कैलकुलेशन करें तो एरर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, आई मीन एरर के लिए फॉर्मूला लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई कैप। एग्जैक्टली हमारी एरर क्या होगी वो ये होगी y माइनस वाई कैप, ठीक है, y माइनस वाई कैप ये। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा, लेकिन एरर निगेटिव में नहीं होती, एरर एरर है तो वो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो या तो हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, ठीक है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें कुछ इस तरीके से, जैसे कभी कभी होगी एरर पॉजिटिव में होगी, कभी निगेटिव। जैसे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज मान के चलते हैं ये है हमारी हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इसके लिए y देखो, एक्चुअल में y ये है और y कैप ये है, तो y माइनस वाई कैप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। लेकिन इसके लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो एक्चुअल में y ये है और y कैप ये है, तो y माइनस वाई कैप ये निगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक बार पॉजिटिव में ले रहे हैं एक बार निगेटिव में ले रहे हैं, तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए कि ये एरर प्लस ये एरर, चाहे वो निगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो। पता लगा ऐसे लाइन खींच दी तो ये इसने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया और इसको टोटल जीरो हो गया। सपोज यहाँ +5 एरर थी, यहाँ -5 एरर है, तो +5 -5 एरर जीरो, तो गलत ट्रेन हुआ मॉडल, इसलिए क्या करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, ठीक। तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे या फिर इसका स्क्वायर,
जो भी यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इसका स्क्वायर भी ले सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो एग्जैक्टली हमारा इक्वेशन एरर है इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब क्योंकि ये एक डेटा पॉइंट के लिए है, हम लोगों ने इसके लिए कैलकुलेट की, हर एक डेटा पॉइंट के लिए निकालना पड़ेगा, है ना, तो हम लोग इसके सफिक्स में आई कर दे रहे हैं। ठीक है, हर एक डेटा पॉइंट के लिए। और यहाँ पर क्या सिंबल होगा, समेशन का सिंबल होगा। किसका सिंबल होगा, समेशन का सिंबल होगा। ठीक है, सॉरी, समेशन। और यही हमारी क्या है, आ, आ, यही हमारी क्या है, एरर है एक्चुअल। जो हर एक डेटा पॉइंट की जो हर एक डेटा पॉइंट के लिए जो एरर कैलकुलेशन की थी वही ये है। और इसी एरर को, हमारा जो एम होता है इसी एरर को मिनिमाइज करना। तो आर्ग मिन हम यहाँ पर लिख देते हैं, आर्ग मिन। हमारा जो एम है वो इस एरर को ही क्या करना है, मिनिमाइज करना है। यही रिग्रेशन में हम लोग करते हैं, ये जो एरर निकल के आ रही है इसी को मिनिमाइज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर इसको एक्सपेंड करें तो ये क्या आएगा, वाई आई माइनस वाई कैप की जगह ये वैल्यू हम रख सकते हैं, है ना। तो m1 सपोज कर m1 कर लेते हैं, m सपोज m की कोई वैल्यू है। ठीक है, xi प्लस सी प्लस C1, लेट्स से C1। ठीक, आई क्या होगा, y में आई होगा, x में आई होगा। और इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एक्चुअल एरर है, इसी को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अब कैसे मिनिमाइज करेंगे, हम लोग m की वैल्यू चेंज करेंगे, c की वैल्यू चेंज करेंगे और देखेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे हर एक डेटा। जैसे हम लोगों ने ये पहले लाइन ड्रॉ की है ना, ये वाली लाइन ड्रॉ की हम लोगों ने। फिर हर एक डेटा पॉइंट से हम लोगों ने डिस्टेंस निकाली, इसको बोलते हैं रेजिडुअल सम बोलते हैं, ये जो निकल के आ रहा है रेजिडुअल सम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने निकाला यही हमारी क्या है, एरर है। इसी को हम लोगों को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है ना। अब ये तो ठीक है कि इसको मिनिमाइज करना है, लेकिन m का जो हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं, मेन क्या है यहाँ पर m है, m की वैल्यू हम लोग चेंज कर करके देख रहे हैं, है ना। और उसी के हिसाब से हम लोग एरर निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो हमारा जो मेन मोटो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, m की बेस्ट वैल्यू आइडेंटिफाई करना, m की m और c की बेस्ट वैल्यू आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, यही क्वेश्चन है। बट उससे पहले m की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारा लॉस कैसे मिनिमाइज होता है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग इस इक्वेशन को प्लॉट करें, इस इक्वेशन को प्लॉट करें, ये हमारी क्या है, पर्टिकुलर m के लिए ये हमारी एरर है। ठीक है, एरर इक्वल्स टू दिस है। ठीक, तो जैसे जैसे m की वैल्यू चेंज होगी उसी हिसाब से हमारी एरर क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी, घटेगी बढ़ेगी। ठीक है, तो क्योंकि आप सब लोगों ने पढ़ रखा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला का इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन है। उसी सेम तरीके से हमारी ये भी है, एरर इक्वल्स टू समथिंग स्क्वायर। तो जब हम लोग इसका ज्योमेट्री जो सॉरी इसका कर्व इस इक्वेशन को ही ड्रॉ करते हैं तो हमारा देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का हमें कर्व मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का कर्व कुछ इस तरीके से, क्योंकि जीरो से होके जाएगा कुछ इस तरीके से। इसका मतलब क्या है
कि डिफरेंट डिफरेंट m की वैल्यू के लिए यहाँ पर m का सिलेक्शन हमें करना है, ठीक है। तो इसको जब डेरिवेट करेंगे m के उससे तभी हमें ये मिनिमम वैल्यू मिलेगी। क्या करें उसका मतलब अभी हम समझाते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो हमें एक पैराबोला मिलेगा। पैराबोला क्यों मिलेगा, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर का हम लोग एक्स स्क्वायर फंक्शन का हम लोग ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो हमें इस तरीके का पैराबोला मिलता है जो कि जीरो की वैल्यू के लिए जीरो होगा, बाकी सब इधर एक्स की वैल्यू नेगेटिव के लिए भी y बढ़ेगा, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव के लिए भी y बढ़ेगा। ये इन जनरल ये तो हर कोई जानता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कि कैसे m की वैल्यू कैसे डिपेंड करेगा। तो यहाँ एग्जैक्टली ये क्या है हमारा अगर सर इसको हम लोग कह रहे हैं एरर, और एरर किस पे डिपेंड कर रहा है, m पे। एरर किस पे डिपेंड कर रहा है, m, क्योंकि हम लोग m चेंज करेंगे उस हिसाब से ये चेंज होगा। m यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि m चेंज कर रहे हैं, उस हिसाब से ये चेंज कर रहा है, इस हिसाब से हमारी एरर चेंज हो रही है। तो क्योंकि हमारा ये ओवरऑल इक्वेशन m पे डिपेंड है, तो हम लोग इस एरर को लिख सकते हैं। ओ सॉरी सॉरी सर, ये एरर इधर होगा, एरर एग्जैक्टली एरर ये है, ठीक है। एरर ये है, ये क्या होगा, m होगा, m होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एग्जैक्टली जब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर करते हैं तो ये y एक्सिस ये होता है, तो एरर ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा m, जिसके एवज में ये सारी चीज़ें चेंज हो रही। तो इसमें हम लोग इस चीज़ को फिक्स मान रहे हैं, इसको फिक्स मान रहे हैं, इसको फिक्स मान रहे हैं, वेरी किसे कर रहे हैं, m को वेरी कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे m की वैल्यू चेंज होगी उस हिसाब से एरर चेंज होगी, ठीक है। तो इनिशियली सपोज हम लोगों ने इस लाइन से स्टार्ट किया था, तो एरर की वैल्यू कुछ आई होगी, एरर की वैल्यू कुछ आई होगी, है ना। तो हाँ, तो लेट्स से एम की वैल्यू सपोज पहले बहुत ज़्यादा आई है, एम की वैल्यू बहुत ज़्यादा आई है, सॉरी सॉरी एरर की वैल्यू बहुत ज़्यादा आई है, और उस केस में एम की वैल्यू ज़्यादा थी, निगेटिव में नहीं थी, क्या थी, ज़्यादा थी। तो पॉजिटिव में एम इधर है, निगेटिव में एम इधर है, तो एम की वैल्यू हम लोगों ने ऑलमोस्ट 90 ले रखा है, सपोज मान के चलते हैं 90, अराउंड 1, ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू अराउंड 1, ठीक है। तो सपोज हम लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किया था, तो एरर हमारी क्या होगी, ये वाली होगी, ये, ठीक है। मतलब x की वैल्यू सॉरी m की वैल्यू अगर ये है तो एरर की वैल्यू ये, मतलब एरर मैक्सिमम उस समय। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा कि हमने m की वैल्यू को थोड़ा सा रिड्यूस किया और नई लाइन हम लोगों ने ड्रॉ की कुछ इस तरीके की। तो इसका मतलब क्या है, m को हम लोग ने जो पहले ये सेलेक्ट किया था यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो m की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर अगेन ये शिफ्ट कर ली, ठीक है, कुछ ये इस तरीके से शिफ्ट कर ली। तो m की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर ली। फिर उसके बाद और हम लोगों ने शिफ्ट की m की वैल्यू, यहाँ पर एरर हमें मिनिमम नहीं मिली, ठीक है। यहाँ पर एरर हमें मिनिमम नहीं मिली, मिनिमम कहाँ होगी, यहाँ पर मिनिमम कहाँ होगी, यहाँ पर। और कभी भी किसी भी कर्व में हमें मिनिमा या मैक्सिमा निकालना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो इक्वेशन है उसको डेरिवेट करके ज़ीरो से इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमारी इक्वेशन ये है, तो हम लोगों ने दो चीज़ों में वो ड्रॉ किया है कर्व, एक तो एरर और दूसरा एम। तो एम के रेस्पेक्ट में हम इसको क्या करेंगे, डेरिवेट कर देंगे, एम के रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर देंगे और इक्वल्स टू ज़ीरो कर देंगे, इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, क्यों हम लोग इक्वल्स टू ज़ीरो कर देते हैं, तो एग्जैक्टली क्या है कि जब भी हम किसी फंक्शन को डेरिवेट करके इक्वल्स टू ज़ीरो करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस हमें क्या मिल जाता है, मिनिमम मिल जाता है। तो एग्जैक्टली हमें क्या होगा कि अगर ये जो एरर फंक्शन है, इस एरर फंक्शन को हम m के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करके इक्वेट करेंगे ज़ीरो से, तो हमें क्या मिल जाएगा, मिनिमम मिल जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा जो लॉस फंक्शन है, एरर फंक्शन है, उस एरर फंक्शन को हमें m के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, इक्वेट कर देना है, ज़ीरो से कर देना है, ठीक है। इस तरीके से हमें डिफरेंट डिफरेंट m की वैल्यू मिलती रहेगी और एक समय ऐसा आएगा कि हमें
मिनिमा वैल्यू, पूरे फंक्शन का जो मिनिमा है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है। क्या है, एम की वैल्यू को हम लोगों को कभी घटाना पड़ेगा, कभी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। अगर सपोज एम की वैल्यू निगेटिव में जाने लगी, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि जब एम की वैल्यू हम लोगों ने ये कर दी थी, ऐसे बढ़ाते आ रहे थे, तो ये क्या हो रहा था, एरर फिर से बढ़ने लगी थी। मतलब हम लोग कंटिन्यू जब एम की वैल्यू घटाते जा रहे थे, पहले यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर उसके बाद और घटा दी हमने, तो एरर की वैल्यू अभी ये बढ़ गई, जबकि हम लोग मिनिमा पे पहुँच चुके थे। फिर बढ़ गई, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, फिर क्योंकि हम लोग एम की वैल्यू घटा रहे हैं तो फिर से बढ़ाना शुरू कर दी। तो अब इस पॉइंट पे अगेन हम लोग थोड़ा सा बढ़ाना शुरू करेंगे, लेकिन अब किसी और मैग्नीट्यूड से बढ़ाना शुरू करेंगे। तो हम लोग फिर बढ़ाए, सॉरी, सपोज यहाँ पर बढ़ाए, फिर यहाँ पर बढ़ाए, फिर ऑलमोस्ट हम लोग क्लोज टू जीरो पहुँच गए। इस तरीके से हम लोग इटरेट करते रहते हैं। ठीक है। क्या करते रहते हैं, इटरेशन करते रहते हैं। और कभी कभी जैसे अगर सपोज जो जिस मैग्नीट्यूड के साथ हम लोग बढ़ा रहे हैं वही बहुत ज़्यादा हुआ, सपोज हमने एम की वैल्यू को सपोज लेट्स से 5 से इंक्रीमेंट कर दिया, तो 5 से डायरेक्टली अगर ये सपोज यहाँ पर एम की वैल्यू 4 है, तो वापस अगर 5 से हम लोगों ने सब उसको एम की वैल्यू को रिड्यूस किया, तो ये -1 पे चला जाएगा। 4 था, 5 से रिड्यूस किया तो -1 पे। तो एरर पहले हमारी ये थी, पहुंच कहाँ जाएगी, यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो हमें पता चलेगा कि क्या हमारी एरर तो घटी है, एरर हमारी घटी है। ठीक है। तो आई मीन सब्सट्रैक्ट करने पे एरर हमारी घट रही है, तो हम लोग और घटाएंगे, फिर से 5 से हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो हमारी एरर कहाँ पहुंच जाएगी, फिर एरर यहाँ पहुंच जाएगी। फिर हमें लगेगा नहीं हम गलत जा रहे हैं, तो मतलब यहाँ से हम लोग कहाँ पहुंचे, इस पॉइंट पे पहुंचे। ठीक है। हम लोग गलत जा रहे हैं, एरर हमारी बढ़ गई, तो हम लोग 4 से अब सब्सट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। इसमें 4 से डिक्रीमेंट करना शुरू करेंगे। जब 4 से डिक्रीमेंट करेंगे, तो लेट्स से वो पहुंचा यहाँ पर, तो हमारा पॉइंट यहाँ से कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर इस पॉइंट। फिर हम लोग अगेन 4 से हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, तो ये ऑलरेडी हमारा क्या था, -1, तो ये समथिंग अराउंड दिस यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये वाला पॉइंट कहाँ पहुंचेगा, समथिंग अराउंड दिस। फिर उसके बाद फिर हम लोग इंक्रीमेंट करना शुरू करेंगे, क्योंकि अब और आगे जाएंगे तो हम लोग फिर थोड़ा सा दूर पहुंच जाएंगे। ठीक है। कुछ इस तरीके से वापस से फिर हम लोग घटाना शुरू करेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से जिगजैग मोशन होते हुए, आई मीन कभी इधर होगा, जब जो मैग्नीट्यूड है, एम का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब आई मीन जिस मैग्नीट्यूड के साथ हम लोग घटा या बढ़ा रहे हैं वो बहुत ज्यादा होगा, तो हमें कुछ इस तरीके के जिगजैग मोशन देखने को मिलेंगे। ठीक। कुछ इस तरीके के, ऐसे करते करते वो धीरे 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 क्लोज टू मिनिमा आएगा। ये जिगजैग क्यों मिल रहा है, समझ में आ रहा है, ये जिगजैग क्यों मिल रहा है, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड के साथ घटा रहे थे, है ना, तो घटा या बढ़ा रहे थे, तो इस वजह से ये जिगजैग मिल रहा है। ऐसे धीरे धीरे करते करते हम ये क्लोज टू मिनिमा आ जाएगा। और अगर जिस मैग्नीट्यूड के साथ हम लोग बढ़ा रहे हैं, सपोज अब वो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, तब क्या होगा देखो, तो वो सपोज हम लोगों ने एम को लेट्स से 0.5 से बढ़ाना शुरू किया, सॉरी घटाना शुरू किया। पहले एम की वैल्यू ये थी, अब एम की वैल्यू 0.5 ये हो गई, फिर 0.5 से बढ़ाया, ये हो गई पॉइंट, सॉरी 0.5 नहीं 0.05। ठीक है। ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से ये लाइन इसी तरफ आते आते जब बहुत ही स्लो, मतलब ये क्या है, लर्निंग रेट बहुत स्लो हो रहा है हमारा। ये जो मूवमेंट है लाइन का, ये जो डिक्रीमेंट हो रहा है, ये बहुत धीरे धीरे हो। पहले ये वाली लाइन थी, फिर उसके बाद हमने बहुत ही कम स्लोप में लाइन को रिड्यूस किया, फिर और कम स्लोप में लाइन को रिड्यूस किया। आई मीन धीरे धीरे एकदम आराम आराम से स्लोप को हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये लाइन जो है कभी भी इधर इस तरफ नहीं शिफ्ट होगी, ये यहीं पर रुक जाएगी इसी के आसपास, मतलब लोकल मिनिमम उसे मिल जाएगा। बट ये जो शिफ्टिंग हो रही है बहुत धीरे धीरे हो रही है, मतलब जो लर्निंग का टाइम होगा, मॉडल की जो लर्निंग का टाइम होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। एकदम आराम 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 से चलेगा ये, और यहाँ लोकल तक पहुँचेगा, मिनिमा तक पहुँचेगा। ठीक है। तो दोनों चीज़ को हमें ऑप्टिमाइज करना होता है, ज़्यादा जिगजैग भी नहीं होने चाहिए, और ये ज़्यादा जो लर्निंग रेट है जो स्लो है, ये स्लो लर्निंग रेट भी नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमाइज वे में इस चीज़ को करना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एल्गोरिथम है ग्रेडियंट डिसेंट, किस तरीके से हमें एम को बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं हम अपने से कोई वैल्यू नहीं सेट करेंगे, 5 से बढ़ाना है, 4 से बढ़ाना है,
आई मीन एक एल्गोरिथम है ग्रेडियंट डिसेंट, वो ही डिसाइड करेगा कि m की वैल्यू को कितने वैल्यू से बढ़ाना या घटाना चाहिए। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। और एग्जैक्टली ग्रेडियंट डिसेंट यही होता है कि अगर देखा जाए ओवरऑल तो ये कुछ इस तरीके से होता है। आई मीन ये कुछ माउंटेन की तरह होता है कि पहले हम लोग बढ़ाते हैं, जैसे सपोज करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट की अगर बात करें, ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो इस पूरे कर्व का जो मिनिमा है वो, आई मीन ग्लोबल मिनिमा है वो ये, ग्लोबल मिनिमा है वो ये है। ठीक है, तो जब हम लोग बहुत ही छोटा, आई मीन बहुत ही स्मॉल वेरिएंस के साथ हम लोग एम को बढ़ाते या घटाते हैं, तो देर माइट बी चांस कि वो जल्दी से लोकल मिनिमा पे अटक जाता है। क्या कहता है, जैसे इस पूरे, जैसे लॉस, अगर ये लॉस फंक्शन है तो इसका मिनिमम लॉस कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। बट जब आप लोग बहुत ही छोटा, बहुत ही कम एम की वैल्यू रखते हैं, तो वो क्या होता है कि लोकल मिनिमा पे अटक जाता है। क्यों, देखते हैं क्यों। वो सपोज यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ऐसे करते 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 आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद जैसे ही और हम लोगों ने m की वैल्यू को और बढ़ाना शुरू किया, तो वो थोड़ा सा और आगे बढ़ना शुरू किया, और उसे ये लगने लगेगा कि अब m की वैल्यू बढ़ाने पे लॉस हमारा क्या हो रहा है, अब m की वैल्यू बढ़ाने पे लॉस हमारा बढ़ने लगा है। तो वो इसी को ग्लोबल मिनिमा समझ लेगा। अगर लॉस फंक्शन हम लोगों ने बहुत, आई मीन m की जो m का जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बहुत स्मॉल वैल्यू से कर दिया, तो वो हो सकता है लोकल मिनिमा पे जो है स्टक हो जाए। ठीक है, और इसी को मिनिमम एरर मान ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एक तो स्लो, बहुत स्लो लर्निंग होगी, दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है। तो m की वैल्यू को इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी बड़ा रखते हैं। तो यहाँ से सपोज m की वैल्यू को हमने m की वैल्यू के लिए लेट्स से ये m है, ये m है। ठीक है, तो m की वैल्यू को हम लोग सपोज यहाँ से स्टार्ट किए थे, अब m की वैल्यू को डायरेक्ट हम लोग रिड्यूस करते हैं सपोज इस पॉइंट पे, मतलब इतना ज़्यादा m की वैल्यू को हम लोग रिड्यूस करते हैं, तो इस पॉइंट से डायरेक्टली कहाँ पहुँचेगा, वो इस पॉइंट पे पहुँच जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे पहुँच जाएगा। अब इसके बाद अगेन और हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, सपोज अगेन इतने से ही हम लोग इसको रिड्यूस करते हैं, तो इस पॉइंट पे हमारी जो एरर होगी वो समवेयर अराउंड दिस, आई मीन जो एरर होगी वो हमारी ये होगी। ठीक है, ये एरर होगी। अगेन हम लोग m की वैल्यू को इतने ही वैल्यू से जब सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो इस तरीके से m की वैल्यू समवेयर अराउंड दिस हो जाएगी। ठीक है, अब m की वैल्यू को अगेन हम लोग रिड्यूस करेंगे इतने ही वैल्यू से, समवेयर अराउंड दिस हो जाएगी। इस तरीके से जब हम लोग करेंगे तो हो सकता है कि ये लोकल मिनिमा, सॉरी ग्लोबल मिनिमा तक पहुंच जाए। ठीक है, समझ रहे हो। जैसे अब इसमें अगेन m की वैल्यू को हम लोगों ने थोड़ा सा और बढ़ाया, तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। अब इसके बाद अगेन हम लोग m की वैल्यू को बढ़ाएंगे, तो इसके लिए अब देखो, अब ये एरर बढ़ना शुरू हुआ। अभी ये यहाँ से यहाँ तक रिड्यूस हुआ था, अब एरर बढ़ना शुरू हुआ, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, वापस सब शुरू करेंगे, वापस यहाँ पर पहुँचेंगे, वापस फिर यहाँ पहुँचेंगे, फिर इस तरीके से हम लोग हो सकता है ग्लोबल मिनिमा तक पहुँच जाए। बट अगर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, बहुत कम वैल्यू से इंक्रीमेंट कर रहे हैं हमको, तो फिर फंस जाएंगे एक जगह, और मिनिमम एरर नहीं फाइंड आउट हो पाएगी। हो सकता है कहीं पर भी ये लाइन बेस्ट फिट ना होके कहीं इस तरीके से अटक जाए कहीं पर। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्या, ग्रेडियंट डिसेंट। यही है ग्रेडियंट और डिसेंट। ठीक है, मतलब पहले चढ़ना है फिर उतरना है, चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना, इस तरीके से करना है। ठीक, अब यहाँ पर हर एक, आई मीन पीक पे हम, सॉरी पीक पे हमारा m की वैल्यू क्या मिलेगी, ज़ीरो मिलेगी। m की वैल्यू क्या मिलेगी, ज़ीरो मिलेगी। लोकल मिनिमा पे भी मिलेगी और मैक्सिमा पे भी मिलेगी। तो हमें क्या करना होगा, हमें क्योंकि मिनिमा फाइंड आउट करना है, तो हमें मिनिमा के लिए ध्यान देना है, मैक्सिमा के लिए ध्यान नहीं देना है। तो जो हमारा लॉस फंक्शन है, उसके उस लॉस फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग इसलिए यहाँ पर आर्गमिन लगा रहे हैं। अगर मैक्सिमाइज कर देंगे तो मैक्सिमा ये फाइंड आउट करने लगेगा।
तो यहाँ पर क्योंकि मिनिमा मिनिमा लिखा हुआ तो ये मिनिमा फाइंड आउट करेगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। हमें मैक्सिमा नहीं फाइंड आउट करना, मिनिमा, तो इसलिए यहाँ आर्गमिन लिख रखा है। ठीक, तो ये था ग्रेडियंट डिसेंट, रिलेटेड है इसी से, माउंटेन से रिलेटेड है, मतलब चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना, कैसे चढ़ना उतरना वो देखना। अब मेन फंडा क्या है हमारा कि अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया कि एम की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी। एम की वैल्यू के लिए एक फॉर्मूला है। अगर सपोज अभी m की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं m नॉट, इसको m नॉट अगर हम बोल रहे हैं, ठीक है, और नेक्स्ट हम जो m1 डिसाइड करेंगे, मतलब इसके बाद का m1 डिसाइड करेंगे, वो कैसे डिसाइड होगा, उसके लिए फॉर्मूला है m1 इक्वल्स टू m1 सॉरी m0 माइनस r टाइम dy बाई dx, सॉरी dx। ठीक है, जो ये एग्जैक्टली फॉर्मूला है किसके लिए, अपडेटेड m की वैल्यू के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पर dy बाई dx से क्या कर रहे हैं, dy बाई dx यहाँ पर इस वाली इक्वेशन का dy बाई dx नहीं है। ठीक है, इस वाली इक्वेशन का dy बाई dx मतलब आई मीन डेरिवेटिव ऑफ m से कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसको आई मीन ये एरर, इसको अगर हम एरर बोलें, डी ऑफ एरर डिवाइडेड बाई डी ऑफ m0। ठीक है, m0 इसको इस तरीके से बोल सकते हैं। आई मीन यहाँ पर जो m की वैल्यू वो है। ठीक, तो एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, ये जो एरर है इसको हम लोग डेरिवेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डेरिवेट कर रहे हैं। और जैसे ये इक्वेशन है, इस यहाँ पर ही डी लगा रहे हैं, डी, और इसको किसके रेस्पेक्ट पे डेरिवेट करें, ये जो m की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, आई मीन यहाँ पर 0 कंसीडर करना आपकी बात। ठीक है, तो ये 0 होगा। तो जो ये अब ये किस पॉइंट के लिए कर रहे हैं ये भी हम लोग को देखना है कि हर एक पॉइंट के लिए हम लोग ये करेंगे। जैसे ओके ओके ओके, एक मिनट समझाते हैं इसको हम। देखो ये कैसे कैसे m की वैल्यू को डिसाइड करेगा, समझना है। अभी हम लोग देख रहे थे कि पहले 5 से इंक्रीमेंट कर रहा था, फिर जैसे दूर जाने लगा तो 4 से, फिर 3 से, 2 से, इस तरीके से अपने आप एडजस्ट हो रहा था। और ये जो r है वो लर्निंग पैरामीटर है। r क्या है, लर्निंग पैरामीटर है। ठीक है, इसको आप लोगों को मेंशन करना होता है कि जो लर्निंग होगा वो किस रेट से होगा। अब ये पैरामीटर अपने आप क्या होता है, रेडी घटता है या बढ़ता है, कैसे घटता बढ़ता है वो भी देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों के पास m0 ये है। ठीक है, m0 ये है। अब इससे हमें m1 निकालना है, मतलब हमारी एरर अभी ये है, अब इसके बाद हमें m1 निकालना है। तो इसके आगे जाएंगे तो जाहिर सी बात एरर बढ़ेगी, हमें क्या करना है, इस तरफ शिफ्ट होना है। और ये चीज़ पता कैसे चलेगा, डी वाई बाई डी एक्स से, जब इस इक्वेशन को हम लोग डेरिवेट करेंगे तो यहाँ पर जो टेंजेंट मिलेगा किसी पॉइंट पे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, एरर को देखो, जब इसको इंक्रीमेंट किया सब अच्छा, ठीक है, मान लेते हैं इसको हम लोग और इंक्रीमेंट ही करते हैं, पहले और इंक्रीमेंट करते हैं m0 m1। ठीक है, m0 पे इसका जो डेरिवेटिव होगा, इसका जो डेरिवेटिव होगा, जो भी वैल्यू आएगी, डेरिवेटिव इन द सेंस ये जो टेंजेंट है, जैसे m0 है, m0 है, ठीक है, अब इस m0 पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। वो टेंजेंट x एक्सिस से जितना एंगल बना रहा होगा, जो भी एंगल बना रहा होगा वही उसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, m0, अरे डी वाई बाई डी एक्स से समझ लो। ठीक है, तो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी, जैसे टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 हो गई, या 1 हो गई, या √3 हो गई, कुछ भी हो गई, थीटा की जो भी वैल्यू, आई मीन टेन थीटा की जो भी वैल्यू होगी वही क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स होगी। वो क्या होगी, डी वाई बाई डी एक्स एग्जैक्टली। ये कुछ इस तरीके से समझो, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अगर
सपोज कर्व ये है हमारा, हाँ कर्व हमारा ये है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को अगर डी वो निकालना हो, क्या टेंजेंट निकालना, तो हम क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, मतलब ये डिफरेंस, सॉरी ये डिफरेंस डिवाइडेड बाई दिस डिफरेंस। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, इसका टेंजेंट का इक्वेशन। टेंजेंट का इक्वेशन क्यों मिलता है, क्योंकि यही एग्जैक्टली क्या है, हाइपोटेनस है। और जो पाइथागोरस प्रमेय जो वो है रूल है, उसके हिसाब से हमें ये निकलता है। तो जब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, मतलब डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है कि डी वाई होता है डिफरेंस इन वाई, और डी एक्स क्या होता है डिफरेंस इन एक्स। तो डिफरेंस इन एक्स दिस वन, डिफरेंस इन सॉरी डिफरेंस इन वाई दिस वन, डिफरेंस इन एक्स दिस वन, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलता है, ये मिलता है, ठीक है। क्योंकि ये स्मॉल है, इस वजह से डायरेक्टली हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इस चीज़ को। तो जब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो हमें यहाँ पर टेंजेंट मिलेगा, ठीक है। और इसको आगे ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वो मिल जाएगा, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब सपोज हम लोगों ने m0 की वैल्यू बढ़ा दी, m0 की वैल्यू बढ़ा दी तो क्या होगा, ये जो एंगल है, एंगल की वैल्यू जो होगी वो और बढ़ जाएगी, वो क्या हो जाएगी और बढ़ जाएगी। तो मतलब एरर हमारी क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। यहाँ पर जो m1 का सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे m की वैल्यू बढ़ेगी उस हिसाब से, सॉरी हमें एरर को भी देखना है, m की वैल्यू को भी देखना है। हमने पहले m0 पे एरर निकाली। अब सपोज हम लोगों ने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ पर रखा हम लोगों ने, डी वाई बाई डी एक्स को हम लोगों ने यहाँ पर रखा। अब आ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो r की वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी इस केस में अभी m की वैल्यू पॉजिटिव चल रही है, अभी यहाँ पर जितने भी टेंजेंट है, जितने भी टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से सबके लिए पॉजिटिव होगा ये वैल्यू, ठीक है। तो मतलब क्या है कि m की वैल्यू को हम लोग m0 में m0 माइनस r, कोई कांस्टेंट वैल्यू डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स, जो भी m की वैल्यू ये निकल के आ रही है, जो भी m की वैल्यू निकल के आ रही है, देखो क्या हो रहा होगा, जैसे जैसे हम लोग इस पॉइंट से दूर जाते जा रहे हैं m की वैल्यू अपने आप क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो जैसे जैसे हम लोग इसके पास मतलब मिनिमा के पास आते जाएंगे, ये जो पहले जैसे मूव करेगा m0 से मूव करेगा इतनी डिस्टेंस पे, फिर m1 से m2 तक थोड़ा कम डिस्टेंस से मूव करेगा, फिर m m1 सॉरी m1 से m2 थोड़ा कम डिस्टेंस, क्योंकि m की वैल्यू क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। ये आई मीन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। तो ये धीरे धीरे मूव करेगा, पहले एक बड़ी जंप लेगा, ठीक है, फिर उसके बाद एक उससे छोटी जंप लेगा, फिर उसके बाद उससे छोटी जंप लेगा, इस तरीके से धीरे धीरे करते करते वो मिनिमा तक पहुंचेगा, ठीक है। और इस तरीके से m का डिसाइड होगा। इसी तरीके से जब मान लो सब सपोज जंप करते करते वो इसके आगे निकल गया, अब m की वैल्यू निगेटिव में हो जाएगी। तो m0 में माइनस r, अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है ये निगेटिव हो गया, तो ये अब क्या होगा, m0 में अब हमें ऐड करना है। तो अब की बार हम क्या करेंगे कि इसमें अब की बार ऐड करेंगे, मतलब अब इधर चलेंगे। अभी हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे थे तो इधर चल रहे थे, अब ऐड करेंगे तो इधर चलेंगे। तो इस तरीके से m का अपडेशन होता रहता है, आई मीन एरर का अपडेशन होता रहता है, सॉरी m की वैल्यू का अपडेशन होता रहता है, ठीक है। तो जो एरर है उसको हम डेरिवेट कर देंगे, m की वैल्यू से डेरिवेट करेंगे, और जो भी टर्म आएगा उसको r से मल्टीप्लाई करके प्रीवियस m से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इस तरीके से m का अपडेशन हम लोग करते चलेंगे, ठीक। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अभी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। हेलो प्रथमेश, प्रथमेश सर ये आर की वैल्यू अपन ने कैसे डिसाइड की है सर? आर की वैल्यू हम खुद देंगे। जैसे अगर हमने आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा दे दी, 4 5 6, ये लर्निंग रेट है, ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि बहुत कम देंगे तो धीरे धीरे पहुंचेगा, बहुत ज़्यादा दे देंगे तो ऐसे रिएक्ट करेगा। तो ये आर की वैल्यू हम लोग देंगे, ठीक है, पैरामीटर है, ठीक है, ट्यूनिंग लर्निंग पैरामीटर। तो आर की वैल्यू हम लोग जैसे इन जनरल आई मीन कभी पॉइंट में भी देते हैं, इंटीजर में भी देते हैं। ये अभी एग्जांपल हम लोग देखेंगे, वहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे आर की वैल्यू को, ठीक है। आई मीन ये कुछ फिक्स नहीं है, ये ट्यूनिंग पैरामीटर है, इसको ट्यून करने के लिए कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जिनको अभी हम नहीं पढ़ेंगे।
जैसे ग्रिड सर्च जीबी होता है, तो उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट आर की वैल्यू पुट करते हैं, वो बेस्ट आर हमें देके देता है। फिर ग्रिड सर्च सीबी एक एल्गोरिथम है, आई मीन एक साइकिल लर्निंग फंक्शन है, वो हमें बेस्ट आर रिटर्न करके देता है। ओके, 4 के लिए अच्छा रिजल्ट मिला कि 3 के लिए, आप मल्टीपल आर उसे देंगे, जैसे 1 2 3 4 हमने दे दिया, तो किस आर के लिए अच्छा रिजल्ट आया वो हमें रिटर्न करके देता है। तो लर्निंग रेट, आई मीन जो लर्निंग पैरामीटर होते हैं उनको चूज करना हमारे हाथ में नहीं होता। आप मल्टीपल लर्निंग पैरामीटर को कि एक ग्रिड सर्च एल्गोरिथम में दे देते हैं, वो हमें रिटर्न करके देता है कि किस पर्टिकुलर एल्गोर आई मीन किस पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए हमें अच्छा रिजल्ट मिला है, वो हमें रिटर्न करके देगा। ठीक है, वो बस ब्रूट फोर्स अटैक कह सकते हो, वो हर एक को ट्राई करेगा जिसमें हमें कम टाइम में अच्छा रिजल्ट मिल रहा है वही रिटर्न करके दे देता है। तो ये इसमें कुछ हमारा कोई एल्गोरिदम नहीं काम करता, कहीं कुछ नहीं काम करता है, कुछ चीज़ तो हम लोगों को खुद सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, आई होप आज की क्लास में लीनियर रिग्रेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। ओके, गुड बाय।